According to Darwin, what we said, in the habitat of any species, the species must have to face a competition. ठीक है, हर एक स्पीशीज जो है उसको अपने हैबिटेट में क्या फेस करना है, कंपटीशन फेस करना पड़ता है, क्योंकि स्पीशीज जो है उनको क्या करना पड़ता है, अलग अलग वजह से कम्पीट करना पड़ता है, चाहे वो फूड के लिए कर रही है, चाहे वो शेल्टर के लिए कर रही है, स्पेस के लिए कर रही है, या फिर ब्रीडिंग पार्टनर्स के लिए कर रही है। ठीक है बेटे, तो उस कंपटीशन के दौरान वो कहता है कि ऐसी स्पीशीज जिनके अंदर ज्यादा से ज्यादा अडेप्टिव फीचर्स डेवलप हैं, ठीक है, जो नेचर की जो कंडीशंस हैं, प्रिवेलिंग कंडीशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, वो स्पीशीज तो सरवाइव करेंगी। और जो स्पीशीज जो है नेचर के अकॉर्डिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट एडेप्टेशंस नहीं ला पाती अपने अंदर, वो स्पीशीज क्या कर जाती हैं, एक्सटिंक्ट कर जाती हैं। ठीक है, अब वो कहता है कि सरवाइव करने वाली स्पीशीज एक्चुअली वही स्पीशीज हैं जो कि कंपटीशन को फेस करके आई हैं और उस कंपटीशन में क्या रही हैं, ठीक है, विजेता रही हैं, उन्होंने वो कंपटीशन जीत लिया है। अब वो कहता है कि क्योंकि उन्होंने कंपटीशन फेस किया है, इसका मतलब इनिशियली उनका नंबर क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगर 100 स्पीशीज ने पार्टिसिपेट किया था तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100 ही रहेंगी स्पीशीज, उसमें से कुछ स्पीशीज जो है वो कंपटीशन जो है उस दौरान, ठीक है, लॉस्ट भी हो जाएंगी। अगर 75 बची हैं तो फिर वो कहते हैं कि ये स्पीशीज लेटर ऑन क्या करती हैं, अपना नंबर फिर से इंक्रीज करती है। ठीक है, यानी वो क्या शो करती हैं, रिप्रोडक्टिव फिटनेस शो करती हैं, अपना नंबर इंक्रीज करती हैं। और बेशक एक टाइम में उनका नंबर कम हो गया था, और कंपटीशन के बाद जब वो फिर से रिप्रोडक्टिव फिटनेस शो करती हैं तो उसके बाद उनका जो नंबर होता है वो फिर से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और कंपीटिंग स्पीशीज ही किसी हैबिटेट के अंदर फिर ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होती हैं और आराम से उस हैबिटेट में रहने लगती हैं। ठीक है बेटे, अब मैं पेज नंबर 232 पे पैराग्राफ नंबर 1 पे हूँ। तो उसमें उसने ये बताया हुआ है कि हर एक स्पीशीज जो है उसका अपना एक क्राइटेरिया है कि किस तरह से वो अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस जो है उसको शो करती है। ठीक है, क्या मेथड है उनके, तो उसके अंदर उसने ये बताया है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो अपने लाइफ टाइम के दौरान जो है वो केवल एक ही बार ब्रीडिंग करते हैं। तो इस तरह की स्पीशीज जो है उनकी खास बात यही है कि वो कभी भी इंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में पहुंच सकती है। ठीक है, तो उसमें उसने एग्जांपल दिया है आपको पैसिफिक सैल्मन फिशेस का, ठीक है, और बैम्बू स्पीशीज का। बैम्बू स्पीशीज के बारे में आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसी तरह से साल्मन फिश जो है, जो पैसिफिक ओशन में रहने वाली है, वो भी अपने लाइफ टाइम के दौरान बहुत ही कम बार जो है ब्रीडिंग करती है। ठीक है, और कुछ कहते हैं कि ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बार बार जो है अपने लाइफ टाइम के दौरान ब्रीडिंग करते रहते हैं, सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। ठीक है, और कॉन्टिन्यूस ब्रीडर होते हैं, ये टर्म आपने सुनी हुई है। ठीक है, जैसे डॉग्स हैं तो डॉग्स का एक पर्टिकुलर सीजन है जिस दौरान उन्होंने रिप्रोड्यूस करना है। और अगर हम मैमल्स की बात करेंगे तो मैमल्स जो है वो थ्रू आउट द टाइम कभी भी क्या कर सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं। ठीक है बेटे, उसी तरह से बर्ड्स का भी एक पर्टिकुलर टाइम है कि कब उन्होंने एग्स देने हैं। फिर कहते हैं कि अगर आप बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन के दौरान जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, तो कुछ एनिमल्स जो है उनके ऑफस्प्रिंग्स जो है उनका साइज बहुत छोटा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑयस्टर्स हैं, पैलेजिक फिशेस हैं, इनके ऑफस्प्रिंग बहुत छोटे छोटे हैं साइज। पर कुछ जो होते हैं वो कहते हैं कि उनका जो नंबर है, ठीक है, वो भी ज्यादा रहेगा और लार्ज साइज के रहेंगे। ठीक है, जैसे बर्ड्स के अंदर या मैमल्स के अंदर, तो मैमल्स जो होते हैं उनके ऑफस्प्रिंग भी बड़े बड़े साइज के रहेंगे। ठीक है, बताइए कौन सा बर्ड है जिसके एग्स जो होते हैं काफी लार्ज होते हैं, बताइए। सबसे बड़ा एग होता है ना उसका, ऑस्ट्रिच का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कहते हैं कि कईयों के तो ऑफस्प्रिंग का साइज बहुत छोटा है और कईयों का ऑफस्प्रिंग का नंबर भी ज्यादा है और उनके साइज भी बड़े हैं। जैसे अगर हम डॉग की बात करते हैं, ठीक है, तो डॉग जो है उसने एक टाइम पे एक पप्पी नहीं देना है, कई सारे उसके पपीज जो है उनका बर्थ होता है। ठीक है, पर अगर हम मैन की बात करते हैं तो देखो ट्विन वाला केस स्पेशल हो सकता है। ठीक है, जनरली वन जो चाइल्ड है उसको बर्थ देती है मदर। ठीक है, इधर बॉय हो सकता है या गर्ल हो सकती है, पर साइज जो होता है बहुत छोटा नहीं है। ठीक है, एक विजिबल साइज रहता है। उसी तरह से वो कहता है कि ऑर्गेनिजम्स जो है उनके हैबिटेट में प्रेजेंट बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर जो है वो भी उनकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, आपको बताया था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है उनका रिप्रोडक्शन का टाइम जो है वो फेवरेबल कंडीशन से रिलेटेड है। जैसे बर्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर वो साइबेरिया के रहने वाले हैं बर्ड्स, पर हैं तो वो वार्म ब्लडेड ना, अगर वहाँ हैवी स्नोफॉल होगी है तो ये नहीं कि बर्ड्स वहां बने रहेंगे, उन्हें ठंड लगती है इसलिए वो वहां से चले आते हैं
और एक हॉस्पिटेबल प्लेस फाइंड आउट करते हैं, कहाँ पर आकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भरतपुर में, वहां उन्हें अच्छा प्लेस मिलता है, वहां ब्रीडिंग ग्राउंड्स बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं, फिर बेबी बर्ड्स जो उनको बर्थ देते हैं, ठीक है, और कुछ टाइम वहां ठहरने के बाद फिर से अपने हैबिटेट में जाते हैं। मतलब रिप्रोडक्शन के लिए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसको एक फेवरेबल कंडीशन की भी जरूरत है, ठीक है बेटे, उस दौरान उनका रिप्रोडक्टिव एबिलिटी जो है वो ज्यादा रहती है। अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं होंगी हैबिटेट में तो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी जो है उस पर असर पड़ेगा। देखो ये मैन के साथ भी है, मैंने आपको बताया था जब हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आपको समझाया था, तो आपको बताया था कि वीमेन जो है, ठीक है, उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल में होने वाली डिले जो है वो उसके स्ट्रेसफुल कंडीशन से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है, अगर घर में उसे एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है तो उस केस में उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी जो है उसके ऊपर असर पड़ता है, उसके रिप्रोडक्टिव साइकिल्स पे असर पड़ता है, ठीक है, तो स्ट्रेसफुल कंडीशंस जो है उसकी वजह से विमेन्स के अंदर मीनोपॉज की स्टेज जल्दी भी आ सकती है। ओके वैसे तो 50 इयर्स की है, पर कुछ विमेन्स जो है उनमें मीनोपॉज की स्टेज 42 45 में आ जाती है, जिससे उनकी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट होते हैं उसके। ओके बेटे, तो इस तरीके से उसने बताया हुआ है कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजीज जो हैं वो अलग अलग तरह की हैं, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स पे डिपेंडेंट हैं, ऑफस्प्रिंग का नंबर भी उनके अंदर वेरी करता है, कुछ में ज्यादा है कुछ में कम है, ऑफस्प्रिंग का साइज भी वेरी करता है, ठीक है, ये इतना सा टॉपिक है बस। अगर इसमें से कुछ पूछ लिया जाता है आपसे तो आपसे रिप्रोडक्टिव फिटनेस या डार्विन फिटनेस के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि डार्विन ने क्या बताया, ठीक है बेटे। अब हम मेन टॉपिक पे आ गए हैं, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस इज अवर मेन टॉपिक। तो कहते हैं कि किसी भी हैबिटेट के अंदर अगर आप अपनी नजर दौड़ाएंगे तो कभी भी आपको कोई एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं नजर आता, ठीक है, आपको पहले ही बताया था कि कोई भी इंडिविजुअल कोई भी स्पीशीज का मेंबर जो है वो अकेले रहना पसंद नहीं करता है, तो अर्थ के ऊपर कोई भी ऐसा हैबिटेट नहीं है जिसमें सिर्फ एक ही आपको मेंबर नजर आता है। तो कहते हैं कि सिंगल स्पीशीज जो है वो सरवाइव कर ही नहीं सकती, क्योंकि हर एक स्पीशीज जो है वो किसी दूसरी स्पीशीज के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, किसी ना किसी पर्पज से। अगर हम प्लांट्स की भी बात करें, हम ये कहते हैं कि भाई प्लांट्स जो है वो तो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, दे कैन मैन्युफैक्चर देयर फूड, वो अपना फूड बना सकते हैं, ठीक है, उन्हें किसी पे डिपेंडेंट होने की क्या जरूरत है। तो फिर भी अगर ध्यान से हम देखें तो प्लांट्स जो है उनका जो इकोसिस्टम है उसमें भी वो सॉइल के ऊपर डिपेंडेंट है, बिकॉज सॉइल में न्यूमरस टाइप ऑफ बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो उनके लिए कुछ ना कुछ क्या करते हैं, नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स उनको सर्वाइव करने के लिए देते हैं, ठीक है, जिससे उनको नरिशमेंट मिलती है। तो कहते हैं कि प्लांट की स्पीशीज जो है वो भी फूड बनाने के बावजूद अकेले सर्वाइव नहीं कर सकती हैं, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चाहिए उनको सॉइल में से जो इन कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन कर सके और डिजोल्व फॉर्म में जो प्लांट है या फिर उन पर डिपेंडेंट एनिमल्स जो है उनको सप्लाई कर सके, ठीक है। इवन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो कहते हैं कि प्लांट्स जो है उसमें रिप्रोडक्शन के लिए उनको पॉलिनेशन की जरूरत होती है, और पॉलिनेशन बहुत सारे प्लांट्स जो हैं उनके पॉलिनेटिंग एजेंट्स की वजह से होते हैं, ठीक है, इसका मतलब प्लांट्स जो है वो एनिमल्स को अगर फूड भी देते हैं तो एनिमल्स के लिए भी जो है एनिमल्स भी उनके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स उनके पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं, तो अगर वो पॉलिनेटिंग एजेंट्स नहीं रहेंगे तो प्लांट्स में पॉलिनेशन भी नहीं होगा और रिप्रोडक्शन जो है उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है बेटे। उसके बाद देखो एक और चीज उसने बताई हुई है कि हर एक कम्युनिटी में रहने वाली जितनी भी पॉपुलेशंस हैं या हर एक पॉपुलेशन में रहने वाली जितनी भी स्पीशीज हैं, ठीक है, सभी के अंदर क्या देखा जाता है, इंटरेक्शन देखा जाता है, सभी स्पीशीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, और इस तरह से इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस जो है आपको नजर आते हैं अलग अलग स्पीशीज जो अलग अलग पॉपुलेशन को बिलोंग करती हैं उनके बीच में, पर ये इंटरेक्शंस जो है वो डिफर कर सकती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वे कि किस तरीके से वो इंटरेक्ट कर रही है। तो कहते हैं कि कुछ इंटरेक्शंस तो बेनिफिशियल हो सकती हैं और कुछ इंटरेक्शंस जो है उसमें किसी एक को बेनिफिट हो सकता है और किसी दूसरे को क्या हो रहा है, हार्म पहुंच रहा है, या फिर कुछ इंटरेक्शंस जो है वो न्यूट्रल हो सकती हैं, ठीक है बेटे, जिसमें एक स्पीशीज तो बेनिफिट हो रही है पर दूसरे को नुकसान भी नहीं हो रहा, इसलिए दोनों के बीच में एक रिलेशन जो है वो बना हुआ है। अब अगर आप अपनी बुक देख रहे हैं तो उसके अंदर एक टेबल आपको नजर आ रहा है जिसमें उसने कुछ पॉपुलेशन इंटरेक्शंस के नाम दिए हुए हैं, ठीक है, म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म एंड अमेंसलिज्म, ठीक है बेटे, सभी के आगे उसने प्लस माइनस ऐसे साइन लगाए हुए हैं, तो आप याद रखेंगे प्लस साइन का मतलब यहाँ पे बेनिफिट से है, और अगर नेगेटिव साइन उसने लगाया हुआ है तो वो दोनों स्पीशीज हार्म हो रही है, ठीक है, कईयों में उसने जीरो लिखा हुआ है तो उसमें एक स्पीशीज जो है वो न्यूट्रल रहती है,
तो देखो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, स्क्रीन के अकॉर्डिंग प्रिडेशन की, तो प्रिडेशन जो है इसमें एक मेंबर जो है वो प्रे है और दूसरा मेंबर कैसा है, प्रिडेटर है। ठीक है बेटे, प्रिडेटर जो है उसने हमेशा प्रे की पॉपुलेशन जो है उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है, इसलिए वो उसको हमेशा क्या करेगा, हार्म पहुंचाएगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि एक स्पीशीज को बेनिफिट हो रहा है पर दूसरी स्पीशीज को यहाँ पे हार्म पहुंच रहा है। अगर कंपटीशन की बात करेंगे तो कंपटीशन जो है उसमें भी देखो एक स्पीशीज जो है उसने अगर रिसोर्सेज जो है उनको अपनी तरफ करना है तो इसका मतलब दूसरी स्पीशीज को वो हार्म पहुंचाएगी किसी ना किसी तरीके से, तभी वो उस कंपटीशन में सक्सीड करेगी। ठीक है, तो हमेशा कंपटीशन में एक स्पीशीज विनर रहेगी और दूसरी स्पीशीज जो है वो कंपटीशन जो है उसमें लूजर होगी। ओके बेटे, तीसरी पैरासिटिज्म है। तो पैरासाइट अगर हम बात कर रहे हैं तो पैरासाइट जो है उसको किसकी जरूरत है, सर्वाइव करने के लिए होस्ट की जरूरत है। तो जहां पे पैरासाइट जो है उसको बेनिफिट हो रहा है वहां पे होस्ट को क्या हो रहा है, हार्म पहुंच रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक है, कमेंसलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो फिर कमेंसलिज्म जो है उसमें आपके छोटे क्लास में आपको एक एग्जांपल देते होते थे, अगर आपको याद हो कि बफेलोज जो होती हैं जब वो फील्ड के अंदर, ठीक है, ग्रेजिंग के लिए जाती हैं या काउस ग्रेजिंग के लिए जाती हैं, अक्सर बुफेलोज के बारे में देखा जाता है उनके साथ एक छोटा सा व्हाइट कलर का बर्ड भी चल रहा होता है। जहां जहां वो ग्रेजिंग करेंगी बुफेलोज, वो बर्ड उसके पीछे ही होता है। ठीक है, ऐसा क्यों है, तो उसका नाम इरगेट होता है। और वो छोटा सा बर्ड जो है जब बफेलो फील्ड में से पास होती है तो उसके पैर रखने की वजह से कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो ग्रासेस में छिपे हुए होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और वो बर्ड जो है वो उनको कैच करता है और इस तरह से उसको फूड मिलता है अपना। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से देखो बफेलो को कोई खास फायदा नहीं हो रहा उससे, पर बर्ड उससे बेनिफिट हो रहा है, तो इसलिए इस तरह का इंटरेक्शन कमेंसलिज्म। ठीक है, फिर म्यूचुअलिज्म के अंदर दो स्पीशीज जो है वो म्यूचुअली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का यहाँ पे एग्जांपल आप दे सकते हो। जैसे हम लाइकन्स की बात कर लेते हैं कि भाई फंजाई है और एल्गी है, एल्गी फूड मैन्युफैक्चर कर रही है फंजाई के लिए, तो फंजाई जो है वो उसको मॉइस्चर प्रोवाइड कर रही है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, और जो भी रूट बॉर्न पैथोजेंस हैं उनसे उनको प्रोटेक्ट कर रही है। तो इस तरह से एक और यहाँ पे नई चीज लिखी गई है, दैट इज अमेंसलिज्म। ठीक है बेटे, वन स्पीशीज हार्म्ड वेयर एज अदर इज अनअफेक्टेड। एक स्पीशीज जो है उसको पूरी तरह से नुकसान होता है पर दूसरी स्पीशीज जो है वो लगभग अनअफेक्टेड रहती है। ठीक है, दैट इज द केस ऑफ अमेंसलिज्म। तो देखो एक लास्ट में लाइन लिखी हुई है, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म, they share a common characteristic, the interacting species they live closely together। ठीक है, अगर प्रिडेशन की बात करते हैं आप, पैरासिटिज्म की बात करते हैं आप, कमेंसलिज्म की बात करते हैं, तो उसके अंदर जो भी इंटरेक्टिंग स्पीशीज होती हैं वो एक दूसरे के साथ रहती हैं, क्लोजली एसोसिएटेड होती हैं। ठीक है, बाकियों के अंदर थोड़ा सा इसमें वेरिएशन हो सकती है। ओके बेटे, अब यहाँ पे वही चीजें मैंने लिखी हुई थी जो अभी मैंने आपको बताई है, हम सीधे आ जाते हैं प्रिडेशन के ऊपर। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रिडेशन में मैंने आपको बताया है द टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज प्रे एंड अदर ऑर्गेनिज्म इज प्रिडेटर। ठीक है, तो जब भी आपको बोला जाता है कि भाई एग्जांपल दीजिए प्रिडेशन का, तो आपके दिमाग में फटाफट एग्जांपल आ जाता है टाइगर एंड डियर का, कि हमेशा टाइगर जो है वो डियर के पीछे भाग रहा है, इसका मतलब डियर जो है वो यहाँ पे उसका प्रे है और टाइगर जो है वो उसका प्रिडेटर है। पर वो कहते हैं कि इसकी जगह पे अगर एक दूसरा एग्जांपल लें, ठीक है, ठीक है, स्पैरोज तो अब मौजूद नहीं है, कोई भी बर्ड को आप देखें, सीड ईटिंग बर्ड है कोई, और अगर वो प्लांट के सीड खा रहे हैं तो ये वाला इंटरेक्शन भी तो एक प्रे प्रीडेटर इंटरेक्शन है। ठीक है, तो सीड्स जो है वो किसके हैं, प्लांट्स के हैं, इसका मतलब प्लांट्स जो है उनको यहाँ पे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और उनको प्रे की फॉर्म में कौन ले रहा है, वो सीड ईटिंग बर्ड ले रहा है। ठीक है बेटे, तो दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप। अब वो कहता है कि हमेशा हम ये सोचते हैं कि भाई प्रीडेटर्स जो हैं वो हमेशा हैबिटेट में प्रे को नुकसान ही पहुंचाते हैं, पर उसके कुछ और भी एडवांटेजेस हैं इकोसिस्टम को। तो उसमें देखो सेकंड पॉइंट में हमने लिखा है प्रीडेटर्स एक्ट एज एजेंट्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, प्रीडेटर्स जो है अगर प्रे को कंज्यूम कर लेते हैं तो उसके बॉडी में प्रेजेंट एनर्जी जो है वो प्रीडेटर्स में आ जाती है, और फिर हो सकता है कि जो किसी प्रे के लिए प्रीडेटर है, ठीक है, वो किसी दूसरे एनिमल के लिए प्रे भी तो हो सकते हैं, और इस तरीके से ये एनर्जी जो है वो आगे से आगे ट्रॉफिक लेवल में पास होती रहेगी। तो दूसरी तरफ कह सकते हैं कि प्रीडेटर जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर करने का भी काम करते हैं फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है बेटे,
उसके बाद कहते हैं कि तीसरी चीज क्या है कि प्रे की जो पॉपुलेशन है, अगर प्रीडेटर्स मौजूद नहीं होंगे तो प्रे की पॉपुलेशन जो है वो अनकंट्रोल्ड फैशन में चलती रहेगी और एक टाइम पे बहुत ज्यादा एनिमल्स हो जाएंगे और बैलेंस मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्रीडेटर्स हमेशा प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है। पर वो कहता है कि बट फॉर प्रीडेटर्स द प्रे पॉपुलेशन कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड कॉज इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी। बताइए कि अगर प्रे की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उनके प्रीडेटर्स वहां मौजूद नहीं है तो इकोसिस्टम में इंस्टेबिलिटी कैसे हो जाएगी? मैम इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि अगर एक चीज ज्यादा बढ़ रही है तो फिर वो भी तो किसी देखो के बेटा ऊपर सीधी सी फीड बात ऑन है, करती हमने होगी। हमने बात की थी कैरिंग कैपेसिटी की ना, तो आपको बताया था कि हैबिटेट के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो सारे लिमिटेड अमाउंट में है। अब वो कहता है कि मान लीजिए टाइगर नहीं है फॉरेस्ट में, डियर ही डियर हो गए। अब क्या होगा, इतने सारे डियर्स जो है वो सारे ग्रासेस जो है उनको चट कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फूड जो पहले इतना ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट था, अब क्या है, इतनी ज्यादा उसकी पॉपुलेशन बढ़ गई है, ठीक है, ग्रेजिंग एनिमल्स की, तो उन्होंने ही सारा चट कर लिया, तो बाकी एनिमल्स जो है उनको प्रॉब्लम आ गई। अब जिनको फूड नहीं मिल रहा है वो फूड की एब्सेंस में क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली उनकी डेथ होनी शुरू हो जाएगी। तो कहता है कि इसीलिए कुछ ना कुछ ऐसा बनाया हुआ है गॉड ने कि अगर प्रे है तो उनके प्रेडेटर्स मौजूद है, ठीक है। तो वो टाइम टू टाइम उनकी पॉपुलेशन जो है उसको चेक करते रहते हैं जिससे इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी बनी रहे। ओके बेटे, अब यहाँ पे देखो उसने एक एग्जांपल आपको दिया है नेक्स्ट, कि when certain exotic species introduced in a geographical area they become invasive and start spreading fast because the invaded land does not have its natural predators। ठीक है, एक आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था, आपको मैंने बताया था आइकॉनिया के बारे में, ठीक है, जिसे टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। हमारे अपने कंट्री की ये स्पीशीज नहीं है, ठीक है। तो कहता है कि कुछ सामान जो है वो बाहर के कंट्री से शिप के जरिए हमारे कंट्री में लाया गया और उसके जरिए ये स्पीशीज, ये नेचुरल ब्रीड जो है वो यहाँ पे आ गई, आइकॉनिया आ गया यहाँ पे, पर उसका रिप्रोडक्शन का रेट बहुत फास्ट था, इसलिए उसने क्या किया, यहाँ पे आके फटाफट अपने आप को स्प्रेड कर लिया एक्वेटिक वाटर बॉडीज में। और यहाँ के जो नेटिव प्लांट्स थे, ठीक है, उनका अपने आप इरेडिकेशन हो गया क्योंकि वो ऑक्सीजन बहुत जल्दी कंज्यूम करता था, तो बाकी प्लांट्स या एनिमल्स को ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई और उनकी डेथ होना शुरू हो गई। अब वो कहता है कि अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते तो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आपको इनके नेचुरल प्रेडेटर्स का पता है और उनको उसी हैबिटेट में छोड़ दिया जाए तो ये स्पीशीज जो है वो अपने आप कंट्रोल हो सकती है, क्योंकि जहाँ पे भी ये आइकोनिया, जिस भी जगह का नेटिव प्लांट है वहां पे इसके प्रेडेटर जरूर मौजूद होंगे, ठीक है। अब नई जगह पे इतना ज्यादा क्यों फैल गया है, बिकॉज इसके प्रेडेटर्स यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए इसको कोई चेक नहीं कर रहा है, इसलिए उसकी ग्रोथ जो है वो इतनी ज्यादा हो गई है। पर जिस हैबिटेट से आया था वहां पे इसकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ नहीं होगी बिकॉज वहां इसके प्रेडेटर्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दिया है कि इन द ईयर 1920, ठीक है, प्रिकली पियर कैक्टस, ये मैं कई बार लैब के अंदर लाई हुई थी प्रैक्टिकल के लिए, अगर आपको याद हो, याद है आपको, स्फेरिकल सा कैक्टस होता है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा तीखे थॉर्न्स लगे हुए हैं, स्पाइन्स हैं उसके, मैं अक्सर प्रैक्टिकल टाइम पे लाती होती हूँ जीरो फिटिक एडेप्टेशन शो करने के लिए, ठीक है, कैंटीन वाले एरिया में वो लगा हुआ है। तो प्रिकली पियर कैक्टस जो है उनको 1920 के अंदर कहता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था और बहुत ही कम टाइम के अंदर इसने काफी हेक्टेयर लैंड जो है ऑस्ट्रेलिया की कवर कर ली थी, ठीक है। तो उसके बाद इसकी ग्रोथ रुक ही नहीं रही थी, तो फिर साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि भाई ये कैक्टस की स्पीशीज जो है वो कौन सी जगह की ग्रो करने वाली स्पीशीज है, ठीक है। उसके हैबिटेट को सर्च किया गया और पाया गया कि उसके हैबिटेट के अंदर एक मोथ प्रेजेंट है जो कैक्टस पे फीड करती है और इसका नेचुरल प्रेडेटर है। तो फिर उसके बाद जब उस मोथ को उसके नेचुरल हैबिटेट से लाके ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया, तब वो प्रिकली पियर कैक्टस जो है उसकी ग्रोथ जो है उसको कंट्रोल किया जा सका। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई स्पीशीज किसी दूसरी जगह से आती है और नई जगह पे इन्वेसिव स्पीशीज एंटर कर जाती है, वहां की जो नेटिव स्पीशीज है उनको रेडिकेट कर देती है, तो उसके बाद उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि जहां से वो स्पीशीज आई है उसके नेचुरल हैबिटेट में उसके प्रेडेटर्स को सर्च करो, उसके प्रेडेटर्स ही उसकी ग्रोथ जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है बेटे। उसके बाद देखो एक और चीज बताई है, ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स जो है वो भी प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप पे बेस्ड है,
अभी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमें फील्ड के अंदर किसी तरह की कोई चीजें नहीं स्प्रे करनी, कोई पेस्टिसाइड्स नहीं स्प्रे करनी, हमने प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप पता लगानी है बस, ठीक है। क्योंकि उसी फील्ड के अंदर अगर एक ऑर्गेनिज्म प्रे है तो प्रीडेटर उसका वहीं पर होगा, और वो प्रीडेटर उसकी पॉपुलेशन को अपने आप ही चेक करता रहेगा। तो कहते हैं कि जितने भी हम एग्रीकल्चर के अंदर पेस्ट कंट्रोल मेथड यूज करते हैं, बायो कंट्रोल मेथड यूज करते हैं, वो प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप पे बेस्ड है, इसीलिए वो सक्सेसफुल है, ठीक है। जैसे आपको वो रेड एंड ब्लैक मोथ वाला आपको एग्जांपल दिया था, बीटल वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है, बैसिलस thuringiensis का एग्जांपल दिया था। तो ये सारे मेथड जो हैं जिससे हम फील्ड के अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स को भी मेंटेन करते हैं, प्लस फील्ड के अंदर जो पेस्ट है वो अपने आप ही यहाँ पर कंट्रोल हो जाते हैं, वो सारी चीजें इसी रिलेशनशिप पे बेस्ड है। देखिए उसने नीचे के एग्जांपल दिया है, कहता है कि प्रीडेटर्स आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज diversity in a community by reducing the intensity of the competition among competing prey species। ठीक है बेटे, प्रीडेटर का एक और इम्पोर्टेंट रोल है कि जो प्रे की स्पीशीज होती है ना, वो आपस में भी एक दूसरे के साथ compete करती है, क्योंकि उनके रिसोर्सेज जो होंगे दोनों के लिए कॉमन होंगे, क्योंकि सेम प्रे स्पीशीज होंगी तो कॉमन रिसोर्सेज होंगे, तो कंपटीशन तो रहेगा ही। तो अगर प्रीडेटर नहीं होंगे तो ये प्रे की स्पीशीज आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगी। इसलिए वो कहता है कि प्रीडेटर्स जो है वो स्पीशीज के बीच में होने वाला जो कंपटीशन है उसको भी रिड्यूस करते हैं, और इस तरीके से इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी मेंटेन रखते हैं। यहाँ पे देखिए उसने बताया इन द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, ठीक है, देयर वाज अ स्टारफिश, और स्टारफिश का नेम है यहाँ पर पायस्टर, ठीक है। तो उसके बाद उसने बताया था कि ये एक इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर थी, ठीक है। पर जब इस स्टारफिश को कहता है कि वहां से सी कोस्ट से हटा लिया गया, तो उसके बाद 10 स्पीशीज जो थी सी में रहने वाले इन वर्टिब्रेट्स की, वो एक ही साल के अंदर एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है। कारण क्या था कि प्रीडेटर जो था वो प्रे के स्पीशीज के बीच में होने वाला जो कंपटीशन है उसको रिड्यूस करके रखता था, पर जब प्रीडेटर स्पीशीज जो स्टारफिश थी पायस्टर, उसको हटा लिया गया तो इन वर्टिब्रेट्स के बीच में जो कंपटीशन था वो काफी डेंस हो गया, और इस इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से, ठीक है, जो स्पीशीज सालों के अंदर जाके एक्सटिंक्ट होनी थी वो एक ही साल में 10 से भी ज्यादा स्पीशीज जो है इनवर्टिब्रेट्स की अपने आप ही कंपटीशन के दौरान एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है। तो प्रीडेटर्स जो है वो सिर्फ नुकसान ही नहीं पहुंचा रहे हैं प्रे को, कुछ केसेस में वो इकोसिस्टम के लिए एडवांटेजेस भी हैं। ओके बेटे, नेक्स्ट पॉइंट लिखा, if a predator is too efficient and over exploits its prey, then the prey might become extinct, and following it predator also become extinct for lack of food। ठीक है, अब कहता है कि प्रीडेटर जो है वो बहुत समझदार होते हैं, प्रूडेंट वर्ड का मतलब है समझदार। कैसे? वैसे तो वो हमेशा प्रे जो है उसको हार्म नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है, पर वो कहता है कि उनको ये मालूम है कि वो प्रे को इतना हार्म नहीं पहुंचा सकते कि प्रे की पॉपुलेशन क्या हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए। तो वो समझदारी से काम करते हैं, उन्हें पता है कि हमारा जो सर्वाइवल है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्रे के ऊपर डिपेंडेंट है। हमने इतना उनको नुकसान नहीं पहुंचाना कि वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए, क्योंकि अगर वो खत्म हो जाएंगे तो हमें भी फूड के रूप में कुछ नहीं मिलेगा और हमारी पॉपुलेशन भी खत्म हो जाएगी। ओके बेटे, सेम इज द केस विद होस्ट एंड पैरासाइट। पैरासाइट जो होता है वो होस्ट को नुकसान तो पहुंचाता है, पर इस हद तक नुकसान नहीं पहुंचाता कि वो उसको टोटली क्या करते, खत्म ही करते, क्योंकि अगर पैरासाइट जो है वो होस्ट को नुकसान पहुंचाएगा तो उसका उस केस में जो है, ठीक है, पैरासाइट क्या अपना सर्वाइवल भी खतरे में पड़ जाएगा। तो वो यहाँ पे यही चीज बता रहा है कि प्रीडेटर जो है उसने प्रे को कंट्रोल तो करना है, पर एक बहुत ही समझदारी के साथ वो उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, और ये भी ध्यान में रखता है कि मेरा सर्वाइवल जो है वो प्रे की पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट है, क्योंकि प्रे ही मेरा फूड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कहते हैं कि अब प्रे की स्पीशीज को ये तो पता है कि प्रीडेटर उसका जो है वो हैबिटेट में मौजूद है, तो इसलिए वो वहां से उससे बच के भाग तो नहीं सकती, ठीक है। जैसे वो बिल्ली एंड कबूतर वाली आपने कहानी सुनी हुई है कि अगर बिल्ली पहुंची हुई है तो कबूतर जो है अगर वो अपनी आंखें बंद भी कर ले तो ऐसा नहीं है कि बिल्ली उसको नहीं खाने वाली है, ठीक है, उसको पता ही होता है। उसी तरह से कहते हैं कि प्रे स्पीशीज को ये मालूम है कि उसके प्रीडेटर्स मौजूद हैं और उनकी डेथ होनी ही है, पर फिर भी लास्ट तक वो क्या करती है, अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, कुछ मेथड्स अडॉप्ट करती है जिससे वो प्रीडेटर से अपने आप को बचा सके। तो उसमें देखो कुछ बताया उसने, जैसे कुछ इंसेक्ट्स की स्पीशीज हैं या फिर कुछ फ्रॉग्स हैं,
ठीक है, वो जिस हैबिटेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसमें उनके प्रेडेटर्स भी प्रेजेंट हैं, तो उनसे अपने आप को बचाने के लिए वो क्या कर लेते हैं, कैम्यूफ्लेज कर लेते हैं, यानी जिस तरह की उनकी सराउंडिंग्स है वैसा ही वो कलर अपनी बॉडी पे ले आएंगे। तो आप अक्सर देखेंगे ग्रासलैंड्स में पाए जाने वाले ग्रास हॉपर्स हैं वो उसी कलर के होते हैं, ठीक है। सैंड में रहने वाले स्नेक्स हैं तो वो सैंड के कलर के होंगे, अगर पानी में रहने वाले स्नेक है तो उस तरीके के होंगे, और अगर वो कहता है कि ग्रासेस में रहने वाले स्नेक है तो उस तरीके के होंगे, उस तरह का कलर होगा उनका। इंसेक्ट्स के केस में भी, फ्रॉग्स के केस में भी, और हायर एनिमल्स के केस में भी, ठीक है बेटे। लिजर्ड्स भी इसी तरीके से कैम्यूफ्लेज कर सकती हैं, कारण वही है कि अपने प्रेडेटर से अपने आप को छुपाए रखने के लिए, ठीक है, हिडन फॉर्म में रखने के लिए प्रे जो है वो अपने अंदर नेसेसरी चेंजेस करते रहते हैं। अब देखिए एक और तरीका है उनका अपने प्रेडेटर से बचने का, तो क्या करते हैं, कुछ खास तरह के पॉइजनस केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि उनका प्रेडेटर उनको जब भी उनके ऊपर अटैक करने आए और उन पॉइजनस केमिकल्स की वजह से वो उनकी क्या हो जाए, प्रेडेटर की डेथ हो जाए। तो उसमें एक उसने एग्जांपल दिया मोनार्क बटरफ्लाई का। तो मोनार्क बटरफ्लाई जो है उसको कौन फीड करता है, बर्ड्स फीड करते हैं। तो उसके जो प्रेडेटर बर्ड्स है ना उनको मोनार्क बटरफ्लाई जो है वो डिसटेस्टफुल लगती है। कैसे, तो कहते हैं कि इसकी बॉडी में एक स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल प्रेजेंट होता है, और ये केमिकल जो है उसकी बॉडी में कैसे आया है, तो देखो बटरफ्लाई एक्वायर दिस केमिकल ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग ऑन अ पॉइजनस बीट। ठीक है, जब ये अपनी कैटरपिलर स्टेज पर होती है उस समय ये एक वीड प्लांट के ऊपर जो है फीड करती है जो काफी पॉइजनस केमिकल रखता है, और उससे ही इसकी बॉडी में ये केमिकल आ जाता है। तो इसके प्रेडेटर बर्ड जब भी इस पे फीड करने आते हैं उनको ये काफी डिसटेस्टफुल लगती है, तो नेक्स्ट टाइम वो मोनार्क बटरफ्लाई जो है उसको खाना पसंद ही नहीं करते। ठीक है बेटे, तो फर्स्ट टाइम जिस भी प्रेडेटर बर्ड ने इस बटरफ्लाई को खाया होगा उसको ये टेस्टी नहीं लगी, और नेक्स्ट टाइम ये चीज जो है वो बाकी बर्ड्स के अंदर फैल गई, और नेक्स्ट टाइम उन्होंने मोनार्क बटरफ्लाई जो उसको खाना ही बंद कर दिया। इस तरीके से कई तरह की मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज बायोकेमिकल चेंजेस जो है प्रेस जो है वो अपने अंदर लेकर आते। अब देखिए यहाँ पे उसने बताया है, कहते हैं कि अगर आप प्लांट्स की बात करेंगे, एनिमल्स की अगर आप बात करते हैं तो एनिमल्स में अगर कोई प्रे है तो वो अपने प्रेडेटर से भाग के कहीं छिप सकता है, पर प्लांट्स जो है वो कैसे छिपेंगे, उनके भी तो प्रेडेटर्स हैं। ठीक है, तो प्लांट्स के प्रेडेटर्स कौन है, हर्बीवोर्स हैं। ठीक है बेटे, प्लांट ईटिंग एनिमल्स हर्बीवोर्स जो है वो प्लांट्स के प्रेडेटर्स हैं। और इस तरह से वो कहते हैं कि प्लांट्स की अगर हम बात करें तो 25% ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो फाइटोफेगस हैं, यानी प्लांट्स को खाते हैं किसी ना किसी तरीके से, या तो प्लांट पार्ट्स को खाते हैं या फिर प्लांट्स में प्रेजेंट प्लांट जूसेस या प्लांट सैप्स जो है उन पे फीड करते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि प्लांट के लिए ये प्रॉब्लम है कि वो अपने हैबिटेट को छोड़ के तो जा नहीं सकते, इसलिए उन्हें क्या करना होगा, अपने हैबिटेट में तो बने रहना पड़ेगा, पर अपने अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल या केमिकल चेंजेस लानी होंगी जिसकी वजह से उनके जो प्रेडेटर हर्बीवोर्स हैं वो उनके ऊपर अटैक ना कर सके और वो अपने आप को उनसे बचा सके। ठीक है बेटे, तो उसमें उसने बताया कि इस तरह के प्लांट्स जो हैं वो अपने हैबिटेट से भाग नहीं सकते, पर वो कई तरह के मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंसेस से रिलेटेड मेथड्स अडॉप्ट करते हैं जिससे हर्बीवोर्स जो हैं वो उनके ऊपर इजीली फीड नहीं कर पाते। तो उसमें उसने आपको कैक्टस का और अकेशिया प्लांट का एग्जांपल दिया है। ठीक है, अकेशिया क्या होता है, कैक्टस सब बच्चों को मालूम है, अकेशिया क्या होता है, हाँ जी, पंजाबी में इसको किक्कर कहते हैं। किक्कर पता है बेटे, नहीं पता, इसका मतलब तुम बॉटनी के स्टूडेंट हो के भी तुम्हें प्लांट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, अपने पेरेंट्स से पूछिए, वो आपको बताएंगे किक्कर किक्कर क्या होती है। पंजाबी गानों के अंदर भी इसका ये वर्ड अक्सर यूज होता रहता है। ठीक है, इसमें येलो कलर के छोटे छोटे से फूल लगते हैं, और ये वाला जो ट्री होता है ये ट्री होता है, और इसकी जो वुड होती है वो फर्नीचर के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो हार्ड होती है काफी ज्यादा वुड, जैसे इमारती लकड़ी बोलते हैं ना, फर्नीचर के लिए कुछ सिलेक्टिव वुड्स को यूज किया जाता है उसमें से होती है। ठीक है, तो दरवाजे खिड़कियां अगर इसके लगाए जाएं तो बहुत मजबूत माने जाते हैं। ठीक है, तो अकेशिया प्लांट जो होता है ना उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं, और उसी तरह से कैक्टस पे भी स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्पाइन्स और थॉर्न्स यहाँ पे इसीलिए प्रेजेंट है ताकि जो भी इनके ब्राउजिंग एनिमल्स हैं वो इनके ऊपर आसानी से फीड ना कर सके इनके प्लांट पार्ट्स। ठीक है, फिर कहते हैं कि कुछ प्लांट इतने चालाक होते हैं कि वो कुछ खास तरह के केमिकल स्टोर कर लेते हैं अपनी बॉडी में, जब भी हर्बीवोर्स उनको खाने के लिए आते हैं
तो उसके बाद वो सिक हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। तो जो भी केमिकल है उनकी बॉडी के अंदर चला जाता है, उनकी फीडिंग या डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ठीक है। उनका रिप्रोडक्शन से रिलेटेड मैकेनिज्म जो है उसको डिसरप्ट कर देता है, और इस तरह से एनिमल जो है वो लास्ट में किल हो जाता है। उसमें उसने एग्जांपल दिया कैलाट्रोपिस। कैलाट्रोपिस सभी बच्चों को मालूम है। कैलाट्रोपिस को हम हिंदी या पंजाबी के अंदर आग को बोलते हैं, और इसके काफी फ्लैशी से लीफ होते हैं। अगर आप उन्हें प्लग करते हैं तो उसमें से व्हाइट कलर का मिल्की सब्सटेंस निकलता है जिसको लेटेक्स कहते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि कैलाट्रोपिस कोई भी खाली जगह जो पड़ी होती है वहां पे ग्रो कर जाता है बड़े आराम से। और इस तरीके से ये प्लांट जो है इसके अंदर पॉइजनस केमिकल्स होते हैं जिन्हें कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स कहा जाता है। और कोई भी कैटल या गोट जो है ना वो कभी भी आपको जो खाली जगह होगी उसमें जितने भी ग्रासेस उग रहे होंगे उनको जरूर फीड करेगी, पर कैलाट्रोपिस को नहीं खाती, ठीक है। इससे ये माना जाता है कि कभी ना कभी जब उन्होंने इसको खाने की कोशिश की होगी तो उसमें कुछ कैटल्स जो उनकी डेथ हो गई होगी इस पॉइजनस केमिकल की वजह से, तो ये मैसेज कन्वे हो गया कैटल की वर्ल्ड में कि ये जो है एक अप्रोप्रिएट फूड नहीं हो सकता है। तो इस तरह से, ठीक है। आजकल कैलाट्रोपिस का एक यूज कर रहे हैं, बताओ कैलाट्रोपिस लीव्स को आजकल यूज कर रहे हैं एक डिजीज जो है उसके रेडिकेशन के लिए। बताइए कौन सी डिजीज है? हाँ जी, कोई आइडिया? यस, कैलाट्रोपिस के लीव्स लेके ना उसको जो आप आयुर्वेदा के थ्रू ये इंट्रोड्यूस किया गया है। कैलाट्रोपिस लीव्स लेकर उसके आपके जो पैर होते हैं, फीट होते हैं ना, उसके बॉटम के अंदर उसको बांध दिया जाता है और फिर सॉक्स पहन लेते हैं उसके बाद, ठीक है बेटे। तो डायबिटीज जो होती है हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है उसका एब्जॉर्प्शन कर लेता है, ठीक है। क्योंकि हाईली पॉइजनस केमिकल होता है इसके अंदर, आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है वो भी आपकी बॉडी में एक जहर के समान है, ठीक है। क्योंकि वो आपकी बॉडी में